नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट हैं रियल एस्टेट कारोबारी, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रवक्ता सम्मानीय श्री आशुतोष जी पांडे। आशुतोष जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आपको देखा गया है कि बाल्यकाल से आप योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ही साइलेंट वर्क है आपका, देखा जाए तो खास तौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर। आप कॉलेज टाइम से विभिन्न गतिविधियों में जुड़े रहे, यूथ कांग्रेस में काफ़ी आपने काम किया, आप टैलेंट हंट का भी हिस्सा रहे। बावजूद इसके आपने कभी अपने आप को एक्सपोजर देने की कोशिश नहीं की, हमेशा कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहे और आगे बढ़ते चले गए। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में, किस तरह की आपकी सोच है, क्या आखिर आपका विचार है, जो एक बिल्कुल प्रतित्व तो आपका खूब है लेकिन ब्रांडिंग के मामले में आप पीछे देखे जाते हैं? हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर बचपन से मुझे शिक्षा मिली है कि कोई भी काम करो तो उसका शोर मत मचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस हाथ से अगर आप काम कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और हम कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं जी। कांग्रेस के लिए काम करते हैं। पार्टी हम पे वॉच कर ही रही है, विश्वास कर ही रही है। पार्टी ध्यान दे रही है। जब समय आएगा तो एक्सपोज भी होंगे। बिल्कुल सही कहा, एक्सपोजर भी लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जब भी बात करते हैं किसी शख्सियत से, क्योंकि इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के रूप में हम लोग बात करते हैं, हमारा चैनल भी नया चैनल है। आप जैसी शख्सियतों से बातचीत जब होती है तो हम सामान्य तौर पर पहली मुलाकात में समझ नहीं पाते, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू से पहले यदि चर्चा हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि व्यक्ति का कृतित्व और व्यक्तिगत व्यक्तित्व कितना महान होता है। आपके बाल्यकाल की बात करेंगे, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। बड़ी रोचक पृष्ठभूमि है आपकी। राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए या संस्कारों की बात की जाए, सीख की बात की जाए तो काफ़ी आप मजबूत लगते हैं। कैसे दादाजी की तरफ से, दादाजी की तरफ से, माताजी की तरफ से, पिताजी की तरफ से सीख मिली, संस्कार मिले, उनका कार्य कैसा था, उनसे आपने किस तरह के अनुभव लिए हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आज काम कर रहे हैं? देखिए, माता और पिता तो शुरू से सर्विस में ही रहे जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं वो लोग, तो वो लोग हमेशा उनकी पोस्टिंग बाहर रही है। बचपन से मैं दादा और दादी की गोद में ही पला बड़ा हूँ। उन्हीं के संस्कार मेरे पास उन्हीं मिले हैं। मेरे दादाजी श्याम सुंदर जी पांडे समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं और उस समय के इंग्लिश में स्कूल, नूतन स्कूल में इंग्लिश के टीचर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, संघ के प्रचारक रहे। अनिल जी डागा और महेश जी जोशी, विष्णुदत्त जी पांडे, ब्रजेश जी त्रिपाठी, ये सब उनके जूनियर रहे। उन्हीं के साथ काम किया तो बचपन से ही दादाजी के साथ में लगा रहता था जी। और सरस्वती शिशु मंदिर से मेरा एजुकेशन हुआ है जी। तो वो विचारधारा भी मेरे मन में रही है जी। तो शुरू से ये था कि समाज के प्रति कुछ करना है जी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो वैसे वैसे सोच का दायरा बढ़ते गया जी। और 2007 में 2007 तक दादाजी के साथ रहा। उसके बाद में वो उनका देहांत हो गया। फिर धीरे धीरे करके मैं अपनी कार्यों की गति पकड़ता गया और बाकी सब आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपका काफ़ी रोचक किस्सा है कि दादाजी संघ के प्रचारक है। आपकी फैमिली जो है उस दौर की काफ़ी हायर एजुकेटेड फैमिली कही जा सकती है। जिस तरह से आप एमए इंग्लिश में दादाजी ने किया, नूतन स्कूल में वो टीचर रहे, इंग्लिश के टीचर रहे। उनके सानिध्य में जितने भी स्टूडेंट आए होंगे मुझे लगता है आज अच्छे खासे बड़े मुकाम पर होंगे और उन्हें लगातार याद भी करते होंगे। आपको आरएसएस के संस्कार मिले बाल्यकाल में देखा जाए तो, लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में गए तो आपको कांग्रेस की विचारधारा प्रभावित किया। आखिर ये मिक्सअप रोचक संस्मरण क्या है आपके? ये संस्मरण मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा जी। वहाँ से एजुकेशन मैंने लिया जी। उसके बाद में दादाजी के साथ में मैं संघ में रहा ही जी। संघ में रहने के बाद में संघ की विचारधारा से मैं प्रभावित था जी। क्योंकि हम संघ उस समय समाज का काम करता था। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय चिंतन का काम करता था जी। स्वदेशी जागरण अभियान हुआ या फिर अपना आदिवासियों के लिए जन कल्याण योजनाएं जो चलाई गई, उसमें मैंने डही में भी जाके काम किया है आदिवासियों के बीच में। मुकेश जी शर्मा जी थे, उनके साथ में मैंने डही में काम किया है बाल्यकाल में ही। तो उस समय मैं विचारधारा में रहा। पर जब मैं कॉलेज लाइफ में आया
तो सोच का दायरा बढ़ता है, बिल्कुल सही कहा, नए नए लोग मिलते हैं, परिपक्वता बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है। तो उस अनुभव के आधार पर मैंने सोचा कि आरएसएस तो अपनी जगह ठीक है। उस समय की आरएसएस जी, उस समय की आरएसएस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जी, उस समय की आरएसएस ठीक थी जी, अच्छी थी, परंतु भाजपा से मैं प्रभावित नहीं था, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना, तुष्टीकरण की नीति और एक ही विचारधारा, एक ही उसको लेके चलना, और इवन हिंदू समाज में भी जातियों में विभक्त करने की जो उनकी रीति नीति है, उससे मैं प्रभावित नहीं रहा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का एक शुरू से ऋषि मुनियों ने एक वाक्य कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। सारा विश्व हमारा परिवार है, बिल्कुल सही कहा। तो जब हमारी संस्कृति, हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिंदू धर्म को समाहित कर लेने वाला, जो सबको समाहित कर ले वाला, सबको अपना बनाना। हमारी संस्कृति जो रही है, भारतीय संस्कृति मजहबी जो रही है, गंगा जमुना संस्कृति तहजीब रही है। तो इस विचारधारा बीजेपी से मुझे वो विचारधारा देखने को नहीं मिली। कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, कांग्रेस ने विकास के कार्यों को अहमियत दी, युवाओं के प्रति उसका रुझान काफी अच्छा रहा। अब तो सोशल मीडिया और ये सब आ गए हैं, तो इन लोगों ने अपनी एक आईटी सेल, पर्सनल पेड आईटी सेल कहूँगा मैं उसको, पेड आईटी सेल बना ली है और उस पर युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। हम लोग इस बीच में मतलब युवाओं से वार्तालाप भी करते हैं, अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, उनको समझाते भी हैं कि देखिए आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपने जिस तरह से आपके राजनीतिक जीवन के सफर की यदि बात की जाए, तो वो कौन सा पद था, वो कौन से कार्यक्रम थे जिससे आप जुड़े शुरुआती दिनों में कॉलेज लाइफ में? शुरुआती दिनों में मैं क्लास सीआर के लिए चुना गया था NSI की तरफ से। कौन सा कॉलेज हुआ करता? गुजराती कॉलेज। और उस समय पिंटू भैया जी, संजू भैया भी उस NSI मतलब अध्यक्ष रह चुके थे। संजय शुक्ला जी NSI अध्यक्ष रह चुके थे। पिंटू भैया थे, पिंटू जोशी जी, आज के भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी एक समय हमारे साथी थे NSI में। बड़ी रोचक जानकारी दे रहे सर आप। जी बिल्कुल सत्य बात है, आप उनसे कभी प्रश्न करिएगा कि क्या आप कुछ समय NSI में रहे। उसके बाद उन्होंने ABP ज्वाइन की। हमारे मित्र हैं, विचारधारा का अंतर है, पर मित्रता तो मित्रता होती है। इवन सरस्वती शिशु मंदिर में आकाश विजयवर्गीय मेरे सहपाठी रहे हैं। गुड, शानदार, क्या बात है। नंदानगर सरस्वती शिशु मंदिर में आकाश विजयवर्गीय में हम लोग एक ही बेंच पे बैठा करते थे। क्या ऐतिहासिक पल, क्या संस्मरण, ऐतिहासिक संस्मरण आपके भीतर छुपे हुए, इस बात का एहसास क्यों नहीं होता? आखिर आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है? जी मैंने 12th कॉमर्स से की, उसके बाद मैंने BCom किया। फिर मराठा कॉलेज मुझे पूना से मिल गया था, पर उस समय आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण मुझे ड्रॉप करना पड़ा था। फिर मैंने यहीं से इंदौर से MBA किया। MBA करने के बाद में फिर राजनीति के दौरान ही मैंने LLB किया। मेरी पत्नी भी है, वो एक संस्कारी परिवार से ही है, वो MSc BEd है और वो भी धार कॉलेज से NSI की मतलब निर्वृत्त प्रेसिडेंट चुनी गई है। क्या नाम है उनका? रागनी। आपके जीवन के संस्मरणों को सुनने की जो हमारी जो ललक है, वो आप जैसे से सारे रोचक बातें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। आपने जिस तरह से अपने आप को कांग्रेस की राजनीति में स्थापित किया, शुरुआती दिनों में किस तरह के पद आपके पास रहे? जिससे हम CR की बात कर चुके हैं, उसके आगे के जीवन के बारे में बताइए। उसके बाद में मैं युवक कांग्रेस में सचिव रहा जी। उसके बाद में मैंने मेन कांग्रेस, हाँ, युवक कांग्रेस के जब आप सचिव हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? उसमें मैं पिंटू भैया के सानिध्य में ही था और उसमें मृणाल पंत जी अध्यक्ष थे। काफी एनर्जेटिक, काफी विचारवान व्यक्तित्व है। आज भी, अभी उनका कुछ दिनों पहले ही जन्म दिवस गया है। बिल्कुल सही कहा।
प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। कॉलेज लाइफ में आप काफ़ी ज़बरदस्त डिबेटर भी रहे। आप जिला स्तर पर तो ठीक है, संभागीय स्तर पर और स्टेट में भी कहीं ना कहीं आपकी अमिट छाप हुआ करती थी। आप विपक्ष के बतौर काफ़ी अपनी बात सशक्त तथ्यात्मक रूप से रखा करते थे। उन दिनों को आज कैसे याद करते हैं? वो दिन तो मेरे जीवन के सबसे मतलब अविस्मरणीय पल या गोल्डन टाइम कहेंगे वो रहा है। तो मतलब शिक्षकों का भी बड़ा प्रोत्साहन रहा मेरे पे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा कि मैं लिखने और बोलने दोनों में काफ़ी अच्छा था। मैंने स्कूल लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर संभाग से स्टेट लेवल तक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इसके अलावा मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो है वो आर्मी के लिए 2 बार, लेफ्टिनेंट के लिए 2 बार क्लियर कर चुका हूँ मैं रिटर्न। और एसएसबी में मैं फर्स्ट बार बाहर हो गया था और सेकंड टाइम में मैं 5 दिन तक इंटरव्यू में रहा था और मेडिकल के टाइम बाहर हुआ था। कितना टीस देता है इस तरह जब आपका एक सपना होता है कि आप देश की सेवा करें, सेना में जाए, एक आर्मी का हिस्सा बने? टीस तो देता है, सपना था जी, परंतु देश सेवा के बहुत सारे माध्यम। बिल्कुल सही कहा। आप सोशल वर्किंग कर सकते हैं जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सही समय पे उचित टैक्स भर के सरकार की मदद कर सकते हैं। सोशल वर्किंग है, समाज की सेवा है, राजनीति एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है देश सेवा करने के लिए। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि राजनीति में ही जाया जाए और देश की सेवा की जाए। जो भी हम लोग कर सकते हैं आज, मतलब जन कल्याण योजना चलाते हैं अभी, जैसे कि कोरोना काल में जो भी मदद, मतलब मैं उसको कहना तो नहीं चाहूँगा कि वो मदद होगी क्योंकि वो गलत बात है। जो हो सकता था, जो सहयोग हो सकता था वो मैंने पूरे 3 महीने किया जी। किस तरह की एक्टिविटीज़ थी कोविड काल? क्योंकि आप जैसे युवाओं के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आया था जब ज़मीन पर उतरकर अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों के लिए, उन निर्धन परिवारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए यूँ कहेंगे कि कुछ कर गुजरने का समय आ गया था। अपने जीवन को, अपने मानव जीवन को, अपने मनुष्य जीवन को एक माधव सेवा करके परिणति पूर्णतः सार्थक करने का समय था। किस तरह याद करते इस काल को? खासकर इस काल में घर वालों का भी प्रेशर था कि बाहर ना निकले। बिल्कुल सही कहा। परंतु जनता, मतलब सभी नेताओं, सभी लोगों ने मदद की है। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने किया है, तो पूरा सबने अपने स्तर पे किया है। तो जब तक मुझसे अपनी जेब से बना मैंने वो भी किया। उसके बाद मेरी मनीष सिंह जी से बात हुई। मनीष सिंह जी से मैंने चर्चा करी, संदीप सोनी जी निगम आयुक्त जी से मैंने बात करी और फिर अपने वार्ड में जहाँ जहाँ जिन लोगों को जितनी ज़रूरत थी उनकी लिस्ट बनवाई और फिर अपनी गाड़ियों के माध्यम से उनके यहाँ राशन वितरण करवाया। और उसके अलावा भी जिन लोगों के फ़ोन आते रहते थे कि भैया ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, तो मेरे में जितना भी सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के हिसाब से 3 महीने मैंने पूरा काम किया। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे आशुतोष जी, आपकी बात है। आप जैसे जो जुझारू प्रवृत्ति के कर्मशील व्यक्तित्व जो थे, उनकी वजह से मैं देवी अहिल्या की नगरी में इतनी बड़ी महामारी आई, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जैसे मददगार हाथ जब आगे बढ़े तो लोगों को ये अपेक्षा तो रही कि शहर में कोई भी व्यक्ति कितनी भी विपदा में हो लेकिन मददगार उसे तुरंत मिल जाता है, केवल एक फ़ोन करने की ज़रूरत है। और वो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के कारण ये जो उदाहरण है सार्थक कहलाते हैं। आप मध्य प्रदेश के उन युवाओं में शुमार करते हैं जिन्हें टैलेंट हंट में, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा स्वर्णिम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि अपनी कांग्रेस से जुड़े युवा प्रतिभाओं को आगे लाने का, आप उसका भी हिस्सा रहे। किस तरह याद करते हैं, क्या था आप टैलेंट हंट में हिस्सा? जी, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि भोपाल में टैलेंट हंट होने वाला है IT सेल और प्रवक्ताओं के लिए, और न्यूज़ में भी पढ़ा कि कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेगी। तो मैं भोपाल पहुंचा। मैंने वहां पर जो गुजरात से टीम आई हुई थी उनमें से उन लोगों को इंटरव्यू दिया। उसके बाद दूसरा चरण हुआ। दूसरे चरण को फिर मैंने क्लियर किया। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे बोर्ड में। उन तीनों लोगों ने मुझसे प्रश्न किए, उनको जवाब दिया मैंने अपनी तरफ से जो भी दे सकता था दृष्टिपूर्ण। वो जवाब देने के बाद में फिर उन लोगों ने मुझे बोला ओके, वी विल कॉल यू। देन
मैं भोपाल से इंदौर आ गया। उसके 15 दिन बाद मुझे मैसेज मिला कि जिस तारीख को आपका इंटरव्यू मतलब तीसरा सेशन है, फाइनल सेशन है और आपको भोपाल पहुंचना है। मैं भोपाल पहुंचा। अब जब मेरा नंबर आया और मैं रूम में एंटर हुआ तो मैं देख के 2 मिनट के लिए दंग रह गया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी मेरे सामने बैठे राष्ट्रीय लीडर। बिल्कुल सही। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया जी। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जी। मैंने भी उन्हें जवाब दिए संतुष्टिपूर्ण। तो थोड़ा सा मुस्कुराए वो जी। और उन्होंने जब पेन चला रहे थे तो हल्की सी मैंने तिरछी नज़र से देखा कि वो क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन करके लिख दिया उस पर। तो समझ तो गया था, पर मैंने बोला कि वेट एंड वॉच। फिर मुझे कॉल आया कि आप को प्रवक्ता, जब लिस्ट आई तो मेरा नाम भी उसमें था। कांग्रेस के आप स्वच्छ छवि के चेहरे भी कहे जा सकते हैं। आपके कृतित्व को सुन के मुझे लगता है कि एक उम्मीद की किरण सी जाती है। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पार्टी 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 से नहीं करीब करीब लाख वोटों से जीतती है। बावजूद इसके आप एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह अपने कांग्रेस पार्टी का परचम लेकर हर चुनाव में काम करते देखे जाते हैं, विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं, बड़ी खुशी से होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरह से टैलेंट हंट होते हैं, आप जैसे युवाओं को ऐसा लगता है कि इस तरह के आयोजनों से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को युवाओं में फैलाने में कामयाब हो रही है? जी बिल्कुल। और देश का युवा अब धीरे धीरे समझने भी लगा है, जागरूक हो रहा है पॉलिटिक्स के प्रति। और मैं तो ये कहूँगा युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि एक आदमी के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। आप हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा। आप भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भाजपा ज्वाइन करिए। आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करिए, लेकिन पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के लोगों की इस देश को जरूरत है, इस भारत माता को जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश अग्रणी रहे, हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील से होकर विकसित में बदले, तो आप जैसे युवाओं को भी पॉलिटिक्स में आना रहेगा। कट करो सर, आपकी व्यक्तिगत बातें भी हम करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने इंटरव्यू से पहले कहा कि आप रंग कर्म से भी जुड़े हुए, थिएटर से भी जुड़े, आखिर ये अनूठी विधा आपके भीतर कब कैसे? ये मुझे बाल्यकाल से ही मिल गई थी। सरस्वती शिशु मंदिर में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे, तो मैं उनमें भाग लिया करता था। जैसे मैंने कबड्डी भी खेली, कबड्डी स्टेट लेवल तक खेली है। और उसके अलावा मैं नाटकों में, निबंध लेखन, इनमें मेरी रुचियाँ थी। इनमें मैंने काफ़ी प्राइज़ भी जीते हैं। निबंध लेखन में मैंने संभाग स्तर तक का प्राइज़ जीता है। उसके अलावा क्विज कॉन्टेस्ट में संभाग लेवल तक का प्राइज़ जीता हुआ है। उसके अलावा नाटक में मेरी रुचि इसलिए बन गई थी कि सबसे पहले जब मुझे याद है मैं 5th क्लास में था, जब आकाश जी भी उसी समय स्कूल में ही थे। 6th के बाद से वो उन्होंने स्कूल छोड़ा और वो कलकत्ता चले गए थे। तो मैं उसमें कृष्ण का पार्ट हम बना था और प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों वो समर्थन लेने के लिए कृष्ण जी के पास में आते हैं। वो प्रसंग पे हम लोगों ने एक्ट किया था। वहाँ से मेरी नाटकों में रुचि बढ़ी। उसके पश्चात फिर मैंने डॉक्टर टोपे का किरदार निभाया। डॉक्टर टोपे जी के बाद में फिर अभी लेटेस्ट में जो फिल्म आई थी तानाजी, मैं कॉलेज में तानाजी बना था। मेरा तकरीबन 20 मिनट का रोल रहा था। क्योंकि देखा ही जाता है कि मराठी भाषी लोग तो रंग कर्म से काफी जुड़े हुए देखे जाते हैं। आप एक परेश रावल जी के साथ भी मंच शेयर करने का आपके जीवन में एक सहयोग भी है और एक मतलब गोल्डन टाइम रहा मेरे लिए। मैंने एक नाटक के दौरान जब वो इंदौर आए थे तो उनके साथ में कुछ समय के लिए मंच साझा किया था। वो छोटा सा रोल था मेरा, पर इतने बड़े व्यक्तित्व के आगे काम करने को मिला मुझे, मेरे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। आशुतोष जी, यदि हम पूरे जीवन को आपके देखें, अभी 34 साल की मैं बहुत कम उम्र है देखा जाए तो, इस उम्र में जिस तरह का आपका बहुमुखी प्रतिभा का एक व्यक्तित्व निखर कर जो सामने देख रहा हूँ, जो स्थिर भाव दिख रहा है आपके जीवन का,
जो आपके विषय को समझने की गंभीरता में जो समझ पा रहा हूँ, वाकई तारीफ़ काबिल है। चूँकि आप स्पोक पर्सन भी है, चुनाव का समय है, उपचुनाव होने वाले, जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी तारीख, आचार संहिता भी लग जाएगी। कमलनाथ जी की सरकार चली गई, क्या कहना चाहेंगे सार गर्भित शब्दों में यदि पूछा जाए? देखिए, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या थी जी। और ऐसे समय हत्या थी जब देश विविधता की तरफ बढ़ रहा था, बिल्कुल कोविड की तरफ बढ़ रहा था। राहुल गांधी लगातार चेतावनी दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी को। शिवराज जी का खुद का बयान था जब कमलनाथ जी ने कोरोना के कारण संसद सत्र को, विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए बोला था, तो शिवराज जी का बयान था कि ये कोरोना कुछ नहीं, सिर्फ डरोना है। बिल्कुल सही कहा। और आज शिवराज जी उसी कोरोना से ग्रसित होकर चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बिल्कुल हो गए थे, ठीक हो गए। कमलनाथ जी ने गुंडों के खिलाफ जो सशक्त पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया, हमारे इंदौर में भू माफियाओं को तहस नहस कर दिया। बिजली के बिल हाफ हो गए लोगों के, किसानों के कर्ज माफ हो गए। उसके अलावा देखा जाए तो जब से ये बीजेपी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठे हैं, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिया है। कहीं भी सरकार वोटर किसी को भी वोट दे, सरकार हम बनाएंगे। गोवा में सरकार चुनी, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की, सरकार बनाई बीजेपी ने। मेघालय में 2 सीटों लेके आए और सरकार उन्होंने बनाई। कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोगों ने चुना, कमलनाथ जी पे विश्वास जताया। 15 महीनों में ही उन लोगों ने धन बल छल इस तरह से सरकार गिरा दी और जनता सब देख रही है। अभी ये 27, अब 28 हो जाएंगे। आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक की दुखद निधन हो गया कोविड के कारण। तो जनता देख रही है कि अब वोटों की। मैं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी वाकई बहुत पुरानी पार्टी है, देश को बनाने वाली पार्टी भी कहा जा सकता है परोक्ष रूप में। हालांकि हम मीडिया के बंदे होते हैं तो हमें इस तरह की बातें किसी एक पक्ष के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जब देखता है तो बोलने में आ ही जाता है। आप जैसे युवा जो है बाकी स्थिर भाव के साथ में, अपने एक विवेकशीलता के साथ में, बौद्धिक क्षमता के आधार पर पार्टी के लिए कर गुजरना चाहते हैं, तो कई बार पार्टी उन्हें पीछे भी रखने की कोशिश करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्वयं की ब्रांडिंग करते हैं, लंबा लंबा कुर्ता पहनते हैं, तिरंगे दुपट्टे ओढ़ते हैं, उन्हीं को नेता समझ लिया जाता है, उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा पार्टी में कि आप जैसे विवेकशील व्यक्तित्ववान व्यक्ति को भी पार्टी आगे लाएगी आगामी दिनों में? जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव है, आप नहीं, आपके परिवार से, जैसे आपने बताया कि रागिनी मैम एमएसआई से जुड़ी रही, कॉलेज टाइम में जुड़ी, ऐसे व्यक्तित्व को क्यों नहीं पार्टी आगे लाती? क्या आप स्वयं भी उनको रोकते परिवार में, या आप चाहते? जी नहीं, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरा परिवार, मेरे लोग राजनीति में आए, मेरे साथ के लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी राजनीति में आए। अब ये तो पार्टी को ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति काबिल है या नहीं है। आपके जीवन की यदि गोल की बात की जाए तो किस तरह का गोल है? क्योंकि आपकी शुरुआत इतनी मजबूती से चली है, आपको संस्कार भी इतने ज़बरदस्त मिले कि आप हर चीज़ को जो सही है उसे शिरोधारी करते हैं, मानते हैं कि नहीं। संघ की पुरानी विचारधारा काफ़ी आपको प्रभावित करती थी, भारतीय जनता पार्टी की आज की विचारधारा क्या बिल्कुल खिलाफ है? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो अटल जी की पार्टी नहीं रही है। अटल जी एक सर्वमान्य नेता थे जिनका विपक्ष पक्ष हर दल के नेता इज्जत करते थे। आपका गोल क्या है? पार्टी जो मुझे दायित्व देगी उसे मैं निभाता चलूँगा। बाकी मेरे बारे में विचार करना पार्टी के सीनियर लीडरों का काम। बिल्कुल, एक संगठन से जुड़ा जो व्यक्ति होता है, जो लीडर होता है, जो अपना भविष्य अच्छे से जानता है, वो कहीं ना कहीं उनका उत्तर यही होता है कि पार्टी संगठन मेरे विषय को लेकर जरूर विचार करता है, और सही विचार करता है तो उनके विचार को लेकर कहीं ना कहीं विचार पर मैं खरा उतरने का कार्य जरूर करूँगा। आशुतोष जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लिया, एक योद्धा की तरह अपनी बातें कही, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बैठकर यदि कांग्रेस की बात करना है तो वो एक योद्धा का ही काम हो सकता है। आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अपने विचारों को बढ़ाते रहे, अपनी संगठन क्षमता का मुजाहरा जरूर पेश करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।